आज की वीडियो कंजक्शन के ऊपर आधारित है और इस वीडियो में कंजक्शन को पूरा मैंने कवर किया हुआ है। इस कंजक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन से रिलेटेड जो भी एरर होते हैं वो हमको पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सा कंजक्शन कहां प्रयोग होता है, किस कंजक्शन को प्रयोग करने पे क्या क्या हमको सावधानी रखना चाहिए, किसके साथ क्या प्रयोग करना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो कंजक्शन आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले थोड़ा सा कंजक्शन का मैं डेफिनेशन बता देता हूं। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, दो शब्द को आपस में जोड़ता है, दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है, दो क्लॉज को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंजक्शन का प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं। दो शब्द जोड़ना हो तो कंजक्शन, दो क्लॉज जोड़ना हो तो कंजक्शन, दो फ्रेज जोड़ना हो तो कंजक्शन, दो सेंटेंस जोड़ना हो तो कंजक्शन, ठीक है। देखिए, जैसे एक वर्ड आपका लिखा है राम और एक वर्ड लिखा है श्याम, ये दोनों अलग अलग है। अगर कह दिया जाए कि दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने के लिए हमने एंड लगा दिया। तो एंड ने क्या किया, जैसे ही एंड लगाए एंड ने इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये एंड इन दोनों वर्डों को जोड़ रहा है, ये एंड हमारा कंजक्शन है, ठीक है। देखिए हमारा यहां दो सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस आपका ये है और एक सेंटेंस आपका ये है, ही वर्कड हार्ड और ही पास। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। जब मान लीजिए हम यहां पर इन दोनों को हमको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमने सो लगा दिया, तो सो लगाएंगे तो ये फुल स्टॉप चला जाएगा। अब ये वाला फुल स्टॉप यहां आ गया। जब तक ये सो नहीं था ये दो अलग अलग सेंटेंस थे, एक सेंटेंस से था एक सेंटेंस से था। जैसे ही सो लगा दिए तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो एक क्यों बन गया, क्योंकि इस सो ने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। तो ये जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है इसका मतलब ये आपका कंजक्शन है। ये हो गया कंजक्शन का डेफिनेशन। अब ये कंजक्शन हमारा दो टाइप का होता है, एक को सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, एक को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, देखिए यहां पर हम ये जो कंजक्शन लगा रहे हैं हो सकता है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकता है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो, ठीक है। तो देखिए अगर यहां जब हम यहां कंजक्शन लगाते हैं, जब यहां हम कंजक्शन लगाते हैं तो आगे क्लॉज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्लॉज का। ये देखिए सो हटा लीजिए, ये आपका सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस। जैसे ही ये कंजक्शन लगा के जोड़ेंगे तुरंत एक क्लॉज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लॉज। हो सकता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसी बात को पलट के कहिए, ठीक है, कि जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जिस कंजक्शन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, और जिस कंजक्शन का प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है उसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जैसा कंजक्शन लगाएंगे वैसा क्लॉज बनेगा, या इसी बात को पलट के कह दीजिए आपको जैसा क्लॉज चाहिए वैसा आप कंजक्शन लगा लीजिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाइए, कोऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका छोटा सा डेफिनेशन कंजक्शन का। ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को, दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन दो प्रकार का होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिस कंजक्शन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जिस कंजक्शन का प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है उसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जैसा कंजक्शन लगाएंगे वैसा क्लॉज बनेगा। एक चीज जान लीजिए, जब हम दो सेंटेंस को कंजक्शन से जोड़ते हैं तो वो फिर सेंटेंस नहीं रह जाते, वो दोनों क्लॉज बन जाते हैं। ये देखिए ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हमने ये सो लगा दिया कंजक्शन आपका ये एक क्लॉज बन गया, ठीक है, और ये भी आपका क्लॉज बन गया। इसका मतलब हो गया कि जब हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो क्लॉज का निर्माण होता है। यह हो गया कंजक्शन का डेफिनेशन। अब आइए हम पढ़ते हैं कौन सा कंजक्शन कहां प्रयोग किया जाता है।
देखिए आपके बोर्ड पे दो कंजक्शन लिखा है, एक लिखा है एज सून एज और एक लिखा है नो सूनर। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही जैसे ही, नो सूनर का भी मतलब होता है ज्यों ही जैसे ही, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए नो के बाद हमेशा जो भी क्लॉज आएगा उसका स्ट्रक्चर हमेशा असर्टिव का होगा। क्या होगा? असर्टिव का। मतलब कि नो के बाद हमेशा असर्टिव स्ट्रक्चर आता है। असर्टिव का मतलब कि पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए एज सून एज के बाद हमेशा असर्टिव की रचना। इसके बाद एक क्लॉज जहां जाकर के खत्म होगा उसके बाद वहां कामा लगेगा। क्या लगेगा? कामा। इसके आगे फिर कोई दूसरा क्लॉज आपका यहां पे दिया रहेगा। इस तरह से क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है। जब भी सेंटेंस में एज सुनाया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर इसी टाइप से होगा। देखिए ठीक कि एज सुनाया जाएगा, इसके बाद असर्टिव, फिर कामा, फिर आगे क्लॉज दिया रहेगा, ठीक। लेकिन एज जो अर्थ एज सुन एज का है वही अर्थ नो सुनर का है। जो काम एज सुन एज करता है वही काम नो सुनर भी करता है। लेकिन जहां एज सुन एज लग सकता है वहां नो सुनर भी लग सकता है। जहां एज सुन एज लग जाएगा वहां नो सुनर भी लग जाएगा। अंतर बस ये है कि एज सुन एज अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना करता है और नो सुनर आपका निगेटिव की रचना करता है। बस इतने का अंतर है। इससे जो सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव होगा, नो सुनर से जो सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव होगा, ठीक। दूसरा चीज कि नो सुनर और एज सुन एज में एक डिफरेंस ये है कि एज सुन एज के बाद हमेशा असर्टिव की रचना आती है, लेकिन नो सुनर के बाद हमेशा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आएगा। मतलब कि नो सूनर के बाद जो भी क्लॉज यहां रहेगा वो इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसी को आप इंट्रोगेटिव करके यहां लिख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ? किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका मेन वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा, एज सुन एज के साथ कामा का प्रयोग होता है। एज सुन एज के साथ कामा का प्रयोग होता है, लेकिन नो सुनर के साथ कामा नहीं, कामा के जगह पर दैन का प्रयोग होता है। THAN, ई नहीं रहेगा, ए रहेगा, THAN, दैन। और फिर आगे ये जो क्लॉज होगी ये सेम होगी, ठीक। तो हमको क्या क्या ध्यान है इसको, हमको बस यही ध्यान रखना है कि एज सून एज के बाद असर्टिव होना चाहिए, आगे कामा होना चाहिए। नो सूनर के बाद इंट्रोगेटिव होना चाहिए, आगे दैन होना चाहिए। बस इतने का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए मैं एग्जांपल आपको दिखा। अब ये देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। एज सुन एज ही सा ए लायन देन ही रैन अवे। अगर आपको इसमें एरर ढूंढना हो तो देखिए एज सुन एज के बाद असर्टिव की रचना होना चाहिए, ये आपका असर्टिव है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, इसका मतलब असर्टिव है। यहां सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। आगे देखिए एज सुन एज के साथ जहां पर एक क्लॉज खत्म होगी वहां कामा लगेगा, यहां देन दिया, यही आपका रंग है। अगर आपको इसको सही करना हो तो इसी दैन को हटा करके यहीं पे कामा लगा दीजिए, हो गया, ठीक। नीचे आइए, ये आपका लिखा है नो सूनर ही सा ए लायन ही रैन अवे। अब इसको अगर चेक करना हो आपका सेंटेंस की आपका इसमें क्या एरर है, तो देखिए नो सूनर लिखा यहां तक तो ठीक है, लेकिन नो सूनर के बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आता है और ये आपका क्या है? असर्टिव है। तो यही आपका गलत है। अगर सही करना हो तो इसी को इंट्रोगेटिव कर दीजिए, अभी सही हो जाएगा। तो नो सूनर आपका ऐसे ही रहेगा और इसी को इंट्रोगेटिव करिए। अब इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डिड और ये आपका ही। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन जब डिड लगाएंगे तो ये सेकेंड आपका फर्स्ट हो जाएगा, CA लायन, ठीक। दूसरा चीज देखिए, नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होता है। जहां क्लॉज खत्म होगी वहां दैन। तो क्लॉज आपका यहां खत्म हुआ, यहां देखिए कामा लगा है। नो सूनर के साथ कामा नहीं लगता, यहां पे दैन लगता है। क्या लगेगा? दैन, ही रैन
अब इधर कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो गया। तो एज सून एज में हमको दो चीज ध्यान रखना है। एज सून एज के बाद असर्टिव रचना आनी चाहिए, इसके बाद कामा आना चाहिए। नो सूनर में ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आना चाहिए और भी उसके बाद देन का प्रयोग होना चाहिए। ये आपका हो गया एज सून एज और देन का प्रयोग। बाकी इसमें किसी भी एग्जाम में इसके अलावा और कोई मिस्टेक नहीं दिया रहता है। देखिए अब आगे आपके बोर्ड पे देखिए 4 कंजक्शन और लिखा है। व्हेन मतलब जब, इफ मतलब यदि या अगर, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं। अब इसमें देखिए हमको क्या ध्यान रखना है, कोई भी अगर कोई भी सेंटेंस हो जिसमें वेयर, इफ, अनटिल, अनलेस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हुआ हो, तो याद रखिए ये कंजक्शन वाक्य के बीच में भी आ सकता है और ये कंजक्शन वाक्य के शुरू में, दोनों जगह आ सकता है। तो अगर कोई सेंटेंस व्हेन से शुरू हो तो व्हेन कंजक्शन है, इफ से शुरू हो, अनटिल से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, ठीक है। तो इनके बाद जहां सेंटेंस ये क्लॉज जाकर के खत्म होगा, जहां पर ये क्लॉज, सबके बाद यहां क्लॉज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सबके साथ यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां पर ये क्लॉज जाकर के खत्म होगा, ठीक है, वहां पर केवल कामा का प्रयोग होगा, केवल कामा पे। एग्जाम में आपको दिया क्या रहेगा, व्हेन के बाद यहां बीच में आपको देन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, देन, देन दिया रहे, देन दिया रहे, कुछ भी इस टाइप का दिया रहे, ठीक है। तो ये सब गलत है, ये कुछ नहीं रहेगा। मतलब कि व्हेन से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो बीच में आपका देन नहीं, देन के स्थान पे कामा लगेगा। इफ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो बीच में देन नहीं, केवल कामा। अनटिल से शुरू होगा तो कामा, अनलेस से शुरू होगा तो कामा, ठीक है। जहां ये पहली क्लास जाके खत्म होगी वहीं पर कामा लगेगा, ये सब नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है व्हेन ही केम टू मी देन आई वाज प्लेइंग, जब वह मेरे पास आया तब मैं खेल रहा था। जब मैं, देखिए व्हेन का अर्थ, जब व्हेन को कंजक्शन बनाते हैं तो इसका अर्थ जब होता है। क्या होता है, जब, और इसके साथ में हम लोग बोलते हैं तब, ठीक है। तब की इंग्लिश देन होती है, तब की इंग्लिश देन। जब वह मेरे पास आया, देन यहां इसका मतलब क्या हुआ, तब, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ठीक। अब देखिए गलत इसमें क्या है, इसमें व्हेन के साथ ये देन नहीं लगेगा। बोले हैं कोई सेंटेंस व्हेन से शुरू होगा तो ये क्लॉज जहां पर जाकर के खत्म होगी वहीं पर कामा लग जाएगा। ये देन यहां गलत है, कामा लगा दिए, सही हो जाएगा। देखिए इफ से सेंटेंस शुरू है, इफ का मतलब होता है यदि और अगर, ठीक है। देखिए इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो या तब, तो या तब की अंग्रेजी क्या लिखा, देन। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, तो या तब की अंग्रेजी देन लिखा। लेकिन इफ और देन एक साथ नहीं आता है, व्हेन और देन एक साथ नहीं आता। व्हेन का देन से नहीं पड़ता है, इफ का देन से नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जहां इफ आएगा वहां देन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस देन को हटा देंगे। जहां ये क्लॉज जाके खत्म होगी वहीं पे कामा लगेगा। जिस तरह से व्हेन का देन से नहीं पड़ता, इफ का देन से नहीं पड़ता, उसी तरह से अनटिल और अनलेस इसका भी देन से नहीं पड़ता है। तो अगर अनटिल और अनलेस दिया है तो वहां देन नहीं लगेगा, वहां क्या लगेगा, कामा। मिलाइए, लिखा अनटिल ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा। यहां देन का अर्थ तब तक है, क्या है, तब तक, ठीक है। जब तक वह परिश्रम नहीं करेगा तब तक वह पास नहीं होगा। तो देखने में तो हिंदी में सही लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में गलत क्या है, अनटिल और देन एक साथ नहीं आएगा। तो अनटिल आ गया, ये देन नहीं लगेगा। अगर यहां पे अनलेस रहता, क्या रहता, अनलेस, तो अनलेस के साथ भी देन नहीं लगता, तो लगेगा क्या, इसी को हटा करके यहीं पर कामा लगा दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक। अब आगे देखिए, देखिए ये इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है, बीच में कामा लगा, सही है। व्हेन से सेंटेंस शुरू है, बीच में कामा लगा, सही है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इफ हुआ, व्हेन हुआ, अनटिल हुआ, अनलेस हुआ हमेशा शुरू में ही आएगा। इस सेंटेंस को हम पलट करके भी लिख सकते हैं। अगर इसको इधर कर दिया जाए, इसको इधर कर देंगे तब कामा खत्म हो जाएगा। मतलब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल नॉट गो इफ इट रेन्स, ठीक। जब इफ बीच में जाएगा, इफ हुआ, अनटिल हुआ, अनलेस हुआ, व्हेन हुआ, अगर ये बीच में जाएगा तो फिर कामा की जरूरत नहीं है। तो इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस के साथ कामा तभी लगेगा जब इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस सेंटेंस के शुरू में आएगा तब, ठीक है। अब आगे का एक और नियम देखें।
देखिए एक कंजक्शन आपका फिर से देखिए, ये अनटिल, अनलेस, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, ये सब कंजक्शन है। ठीक, याद रखिए ये ऐसे कंजक्शन हैं कि इन सब के बाद क्लॉज आएगा। क्या आएगा? क्लॉज। इन सब के बाद क्या आएगा? क्लॉज आएगा। अनलेस के साथ क्या आएगा? क्लॉज आएगा। व्हेन के बाद क्या आएगा? क्लॉज आएगा। इफ के बाद क्या आएगा? क्लॉज। सबके बाद क्लॉज आएगा। क्लॉज का मतलब होता है कि इन सब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए कभी भी कोई भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये किसी न किसी टेंस में होगा। ये वर्ब किसी न किसी टेंस में होगा। हो सकता है ये प्रेजेंट टेंस में हो सकता है ये पास्ट टेंस में हो सकता है आपका ये फ्यूचर टेंस में हो। ठीक, किसी न किसी टेंस में ये होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि अनटिल के साथ कभी विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। अनटिल के बाद विल या शैल नहीं आएगा। अनलेस के साथ विल या शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, व्हेन के साथ विल या शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, इफ के साथ विल या शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बिफोर के साथ मतलब बिफोर के बाद। ठीक, अनटिल के साथ मतलब अनटिल के बाद। ठीक है, आफ्टर के बाद विल या शैल इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, विल या शैल। एज सुन एज के बाद विल या शैल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज के बाद विल या शैल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। बताइए विल शैल किस टेंस में लगता है? फ्यूचर टेंस में। इसका मतलब हो गया कि अनटिल के बाद फ्यूचर टेंस नहीं लगेगा, अनलेस के बाद फ्यूचर टेंस नहीं लगेगा, व्हेन के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, इफ के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, बिफोर के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, आफ्टर के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, एज सुन एज के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। ये सारे ऐसे कंजक्शन हैं, इनके बाद कोई भी टेंस आ सकता है, केवल फ्यूचर नहीं आएगा। फ्यूचर नहीं आएगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं हमको लिखना हो इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन। ठीक, देन आई विल नॉट गो। अभी आपको सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, तो देखिए इफ आपका कंजक्शन है इफ इट, अब इफ के साथ विल नहीं लगता है। ठीक, इफ के बाद यहां कौन सी टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है, और जबकि इफ के बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। इफ हो, यहां इफ हो, अनटिल हो, अनलेस हो, इसमें से कोई भी कंजक्शन हो, उसके बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। वो इसी को मैं बोला हूं कि विल हटाइए, इसको ये फ्यूचर टेंस है, हटाइए। तो जब विल हटाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका? ये रेन। ठीक, अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में यस लग जाएगा। ठीक, इफ के साथ अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि देन का प्रयोग नहीं होगा, कामा लगेगा। आई विल नॉट गो, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका सही है। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन ही विल कम, he will come, then I will help him। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर आपको सही करना हो क्या गलत है, तो देखिए व्हेन लिखा है। ठीक है, व्हेन के साथ विल का प्रयोग नहीं होता। व्हेन के आगे आपका फ्यूचर टेंस दिया है, व्हेन के बाद कभी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको सही करेंगे तो ये आपका व्हेन, ये ही आपका ऐसे रहेगा, ये विल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कम। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए इसमें जोड़ दीजिए एस। अब व्हेन के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा। देन आई विल, अब आगे सारा वही लिख दीजिए। तो सब मिला के कहने का मतलब यह है कि अनटिल, अनलेस, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, ऐसे कंजक्शन हैं कि इनके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब इनके बाद विल शैल का प्रयोग नहीं हो सकता। तो विल शैल अगर दिया है तो उसको हटा दीजिए और सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लीजिए। ये देखिए अनटिल और अनलेस एक बार और देखिए, इसमें अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक डॉट डॉट नहीं। उसी तरह से अनलेस का अर्थ होता है जब तक
और नहीं। ठीक, इसका मतलब हो गया कि अनटिल में नहीं शब्द पहले से मौजूद है। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। इसका मतलब अनटिल में नॉट पहले से मौजूद है। अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। इसका मतलब हो गया कि इसमें नॉट शब्द पहले से मौजूद है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अनटिल और अनलेस ये दोनों निगेटिव शब्द है, इसमें पहले से ही नॉट मौजूद रहता है। ठीक है, तो अनटिल और अनलेस निगेटिव शब्द है, इसमें पहले से ही नॉट मौजूद रहता है, इसलिए अनटिल और अनलेस के साथ अलग से नॉट वर्ड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो अनटिल और अनलेस जब भी कंजक्शन के रूप में आएगा तो तीन चीज का हमको ध्यान देना है। ठीक है, क्या कि अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगेगा, एक। अनटिल और अनलेस के साथ केवल कामा लगेगा, दो। और अनटिल और अनलेस के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। अनटिल और अनलेस के साथ विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। तो जब भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस आएगा तो तीन करेक्शन आपको देखना रहेगा। इसके साथ नॉट दिया है कि नहीं, अगर दिया है तो हटा लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कामा दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो लगा लीजिए। विल शैल दिया है कि नहीं, अगर दिया है तो फिर उसको हटा दीजिए। ठीक, एग्जांपल आपके सामने एक देखिए, मैं लिख दे रहा हूं। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड देन he will not pass, he will not pass। अब ये आपको सेंटेंस है, इसको अगर आपको करेक्ट करना हो तो देखिए अनलेस लिखा है तो अनलेस के साथ, अनलेस ये खुद निगेटिव है, इसके साथ आगे नॉट का प्रयोग नहीं होगा, आगे नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो सही करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको नॉट को हटाएंगे, तो नॉट हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ही वर्क। क्या हो जाएगा? वर्क। अब ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसमें हम यस जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा अनलेस ही वर्क्स हार्ड, और ये देन हटा के ही कामा लगा लीजिए, बाकी सारा उतार दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर यही सेंटेंस पर मान लेते हैं विल रहता, क्या रहता? विल। अनलेस ही विल नॉट वर्क हार्ड, इसको आपको करेक्ट करना रहता। तो देखिए अनलेस लिखा है, ठीक, अनलेस ही, अनलेस के साथ विल का प्रयोग नहीं, ये खत्म। अनलेस के साथ नॉट भी नहीं लगेगा, खत्म। तो बचा क्या? वर्क। अब इसमें यस जोड़ दीजिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देन लगेगा नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि अनटिल और अनलेस के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, और नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए अगला कंजक्शन आपका है आल्दो और दो। दोनों का अर्थ एक ही होता है, आल्दो और दो दोनों का अर्थ होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। ठीक, अब इसके साथ क्या क्या करना है, ये कंट्रास्ट प्रकट करने के लिए, अगर सेंटेंस में हमको कंट्रास्ट प्रकट करना हो, ठीक, तब हम आल्दो या दो का प्रयोग करते हैं। अब इसमें साथ हमको क्या क्या ध्यान रखना है कि आल्दो और दो कंट्रास्ट के लिए होता है, और एक शब्द होता है बट। बट माने लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। आल्दो और यद्यपि, इसका अर्थ होता है यद्यपि। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग कंट्रास्ट के लिए, एट का प्रयोग भी हम लोग कंट्रास्ट के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आल्दो और बट ये दोनों एक साथ नहीं आएगा, दो और बट दोनों एक साथ नहीं आएगा। मतलब आल्दो और दो के साथ हम लोग बट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एग्जाम में आपका यही गलत दिया रहेगा, आल्दो दो दिया रहेगा, साथ में रहेगा बट। बट अकेले लग सकता है लेकिन इन लोग के साथ नहीं लगेगा। तो सही कैसे करेंगे, इस आल्दो या दो वैसे रहेगा, इस बट को हटा के वहीं पर आप कामा लगा दीजिए। कामा भी लगा सकते हैं, चाहे तो एट भी लगा सकते हैं। बट हटा के वहीं पे या तो कामा लगाइए या तो एट लगाइए। दो कामा सबसे बेटर होता है, आपकी इच्छा दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कामा ही लगाइए तो आपका बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है, देखिए आल्दो ही वर्कड हार्ड, आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, ही फेल्ड। अब ये आपका सेंटेंस आपको चेक करना सही है कि गलत। तो देखिए आल्दो और बट दोनों एक साथ नहीं आएगा, सही करेंगे, बट हटाइए, यहीं पे कामा लगा दीजिए, चाहे एट लगा दीजिए, आपका सारा सेंटेंस वही सेम का सेम रहेगा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट कंजक्शन है आपका लेस्ट, LEST, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। इसका प्रयोग हम लोग वार्निंग के लिए करते हैं। किसके लिए? वार्निंग के लिए। अगर हम किसी को वार्न करना चाहते हैं तभी हम लोग लेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान का रखना है कि देखिए लेस्ट के साथ दो चीज ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, ये पहले से ही इसमें नॉट शब्द मौजूद है, पहले से ही लेस्ट के अंदर नॉट शब्द मौजूद है, इसीलिए इसके साथ अलग से नॉट नहीं जोड़ा जाएगा। एक दूसरा चीज, लेस्ट के साथ केवल और केवल हमेशा शुड का प्रयोग होगा। लेस्ट के बाद केवल शुड, ये शुड को छोड़ करके मे, माइट, कैन, कुड, शुड और कुछ नहीं आएगा, केवल शुड ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करना हो, ठीक है, तो देखिए ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वर्क हार्ड आपका सही है, यहां पे लेस्ट लिखा है, लेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कि लेस्ट के साथ देखिए, लेस्ट के बाद केवल शुड लगेगा, यहां पर मे, माइट, कैन, कुड कुछ भी रहेगा नहीं लग सकता, लेस्ट के बाद केवल शुड, तो ये मे हटाइए और यहीं पे शुड का प्रयोग करिए। एक दूसरा, लेस्ट के साथ नॉट नहीं लगेगा, तो लेस्ट में पहले से ही इसके अंदर नॉट मौजूद है, इसलिए अलग से नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट, ये रॉन्ग हो गई, नहीं सॉरी, ये करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आइए अगले कंजक्शन पर। देखिए ये कंजक्शन आपका होता है बोथ डॉट डॉट एंड, मतलब कि बोथ के साथ डॉट डॉट यहां लिखा है, यहां आपको कुछ लिखना रहेगा, तो बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है। एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा? बोथ के साथ एज वेल एज देगा, तो आपको करना क्या है कि बोथ वैसे ही रहेगा, एंड को रहने दीजिए, एज वेल एज को हटा दीजिए, क्योंकि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है। ये कोरिलेटिव है, ये क्या है? कोरिलेटिव, ये जोड़े में आता है, जब भी बोथ आएगा तो साथ में एंड आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब एग्जांपल देखिए, लिखा बोथ एज वेल, बोथ रमेश एज वेल एज सोहन। अब देखिए बोथ के साथ एज वेल एज दिया, बोथ के साथ एज वेल एज का प्रयोग नहीं होगा, यहीं पे एंड लगे, क्या लगेगा? एंड, बस, बाकी सबको आपको कुछ नहीं करना है। तो बस जब भी बोथ आएगा तो साथ में उसके एंड आना चाहिए। ये देखिए आपका लिखा है एज इफ और एज दो, ये भी कंजक्शन है, एज इफ और एज दो, इन दोनों का अर्थ होता है मानो। क्या होता है? मानो। इसका प्रयोग इमेजिनेशन के लिए किया जाता है, कल्पना के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, तो मैं चिड़िया हूं नहीं, चिड़िया होने की कल्पना कर रहा हूं। अगर मैं राजा होता तो तुम्हें फांसी लगा देता, तो मैं राजा हूं नहीं, राजा होने की मैं कल्पना कर रहा हूं। ठीक है, तो एज इफ का प्रयोग हम लोग, एज इफ का प्रयोग मानो होता है, इसका प्रयोग हम लोग इमेजिनेशन, कल्पना के लिए करते हैं। और ये क्या है? कंजक्शन। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि एज इफ, एज इफ हो या एज दो, दोनों के बाद वर्ब के रूप में हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेयर। कल्पना हमेशा पास्ट में होती है, कल्पना हमेशा पास्ट में होती है। ठीक है, तो पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? वाज और वेयर, वाज और वेयर। ठीक, तो हम लोग जब भी एज इफ दिया रहेगा तो इसके बाद हम लोग वाज वेयर, यही पास्ट है, इसी में से लगेगा, तो वाज नहीं लगेगा, केवल वेयर। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ वेयर लगेगा। एज इफ के बाद हम चाहें कि इज लगा दें, एम लगा दें, आर लगा दें, तो ये सब नहीं लगेगा, केवल और केवल वेयर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। लिखा ही स्पीक्स एज इफ ही इज ए पैरट। अब इसमें चेक करना है, तो देखिए यहां तक सेंटेंस है, ये एज इफ लिखा है, तो एज इफ के साथ इज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वेयर। यहां पे सब्जेक्ट क्या? ही है, सिंगुलर है, वेयर लगा। अगर यहां आई रहता तब भी वेयर, यू रहता तब भी वेयर, दे रहता तब भी वेयर, जो भी रहेगा यहां केवल वेयर ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो एज इफ आएगा तो आगे बस यही चेक करिए कि यहां वेयर दिया है या नहीं।
देखिए आगे अगला कंजक्शन है आइदर आर। ये कोरिलेटिव है। कोरिलेटिव का मतलब होता है कि दो वर्ड एक ही साथ आएंगे। जब भी आइदर आएगा तो आइदर का पेयर आर के साथ होता है, नाइदर का पेयर नार के साथ होता है, वेदर का पेयर आर के साथ। मतलब आइदर आएगा तो साथ में आर आएगा, नाइदर आएगा तो साथ में नार आएगा, ना वेदर आएगा तो साथ में क्या आएगा, नार। इसको हम मतलब बेमेल नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं करना। अगर हम ऐसे लिख दें आइदर, आइदर के साथ क्या आना चाहिए, आर, लेकिन आइदर के साथ नार नहीं आएगा, आइदर के साथ नार नहीं आएगा। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए लिख दिया नाइदर, और नाइदर के साथ अगर कोई लड़का आर लिखना चाहे तो ये नहीं आएगा। ठीक है। उसी तरह से वेदर, जब भी वेदर आएगा तो इसके साथ नार नहीं आएगा, इसके वेदर के साथ यहां आर आएगा, नाइदर के साथ नार आएगा, आइदर के साथ आर आएगा। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आइदर कम इन नार गो, तो आइदर का पेयर क्या होता है, आर होता है। ये नार लिखा, यही गलत है, इसको करेक्ट करिए, यहां आर करिए। नाइदर ही आर हिज फ्रेंड, नाइदर का पेयर नार होता है, यहां क्या लिखा है, आर, यही रंग है, इसको नार बनाइए, सही हो गया। उसी तरह से देखिए वेदर, टेल मी वेदर, वेदर का पेयर क्या होता है, आर होता है, ये क्या लिखा है, नार। तो वेदर जब आएगा तो नार नहीं आएगा, यही आर आएगा, तो इसको आर कर दीजिए, सही हो गया। ठीक। देखिए आगे आइए, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को, किसी भी क्वेश्चन वर्ड को अगर हम चाहें तो कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन वर्ड को अगर हम चाहें तो कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर उसको कंजक्शन बनाएंगे तो वो सेंटेंस के बीच में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, सेंटेंस के बीच में। देखिए ये सारे क्वेश्चन वर्ड है, इनको हम कंजक्शन बना रहे हैं। ठीक। तो ये सेंटेंस के कहां चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। तो इसके पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस, बीच में आपका ये आएगा, ये कंजक्शन बनेगा, और इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में फिर एक सेंटेंस आपका यहां आएगा। ठीक है। तो देखिए वाई, ये जितने क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस के बीच में आए हैं, एक सेंटेंस इसके पहले, एक सेंटेंस इसके बाद में है। इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड इस यहां पर कंजक्शन का काम करें। ये सारे क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं। अब हमको केयर क्या करना है, देखिए दो चीज केयर करना है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में जाएगा तो कंजक्शन बनेगा। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में जाएगा तो उसके पहले कभी दैट नहीं आना चाहिए, बस ध्यान रखिए। जब भी हु, हुम, हुज, व्हाई, वेयर, दैट, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सेंटेंस के बीच में आएगा तो कंजक्शन हो जाएगा, तो उसके पहले दैट कभी नहीं आना चाहिए। दूसरा कि इस कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में जाएगा तो कंजक्शन बनेगा, तो इसके आगे वाली रचना ऐसे, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके आगे की रचना ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब इनके आगे जब भी कंजक्शन बनेगा तो आगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो होना क्या चाहिए, जब ये बीच में जाएगा तो इसके आगे की रचना असर्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असर्टिव। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट पहले रहेगा, वर्ब बाद में। तो इनके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, इसके बाद फिर आपका वर्ब आना चाहिए, ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क तब लगेगा जब ये क्वेश्चन वर्ड होगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, ये कंजक्शन है। तो जब ये कंजक्शन बन गया तो क्वेश्चन वर्ड की जरूरत अब नहीं रहेगी, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं रहेगी। ये कंजक्शन बन गया तो ये क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। तो बस तीन चीज आपका ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में जाएगा तो कंजक्शन बन जाएगा, उसके पहले दैट नहीं आना चाहिए, उसके बाद में असर्टिव की रचना आना चाहिए और क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिख दें आई नो दैट हु आर यू। अगर ये लिखा है मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। अब सेंटेंस को अगर एरर ढूंढना हो तो देखिए इसमें क्या है, ये हु क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो इसका मतलब ये कंजक्शन है, और जब ये कंजक्शन बन गया तो इसके पहले दैट नहीं आना चाहिए। ठीक। तो ये हो जाएगा आई नो हु, ये आपका दैट खत्म, और इसके आगे वाली रचना ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है।
हु के बाद देखिए क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट फिर वर्ब आना चाहिए। तो देखिए सब वर्ब पहले दिया है और सब्जेक्ट बाद में, हम को चाहिए क्या, सब्जेक्ट पहले हो वर्ब बाद में। तो हम यू को इधर कर देंगे और आर को इधर कर देंगे और एक क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब कंजक्शन बनेगा तो आपको बस इतनी चीज का ध्यान रखना रहेगा। आगे देखिए, अगर किसी सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग किया गया है, अगर किसी सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग किया गया है तो याद रखें बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगेगा, हमेशा एंड आएगा। जब भी बिटवीन आएगा तो हमेशा आगे एंड आएगा। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, होता है बीच में, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में। तो दो लोग रहेंगे तो एक लोग बिटवीन के बाद आ जाएंगे। ठीक है, जैसे राम और श्याम के बीच में, राम और श्याम के बीच में, तो दो लोग हैं राम और श्याम, तो राम आ जाएगा बिटवीन के बाद और एंड आ जाएगा, श्याम आएगा एंड के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि बिटवीन लिखा हो एंड न रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी बिटवीन आएगा तो साथ में एंड आएगा और एंड के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं आ सकता। जैसे देखिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एज वेल एज गीता, डिस्ट्रीब्यूट दीज, इन मिठाइयों को बांट दो रीता और गीता में। तो बिटवीन आया है तो आगे आपके एंड आना अनिवार्य है। ठीक, यहां एज वेल एज लिखा, यही गलत है, सही करिए, यहीं पे एंड लिखिए। केवल एंड आएगा बिटवीन के साथ और कुछ नहीं आएगा। आगे देखिए, एक कंजक्शन होता है नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का प्रयोग होता है। ये भी कोरिलेटिव है, पेयर में आता है। जैसे आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार, वेदर के साथ आर, उसी तरह से नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ये कोरिलेटिव होता है। नॉट ओनली आएगा तो साथ में बट आल्सो भी आएगा, तो बट आल्सो आएगा, केवल बट नहीं आएगा, ध्यान रहे। ही नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट बीट मी, ठीक, उसने ना केवल मुझे गाली दिया बल्कि मारा। तो नॉट ओनली लिखा है तो नॉट ओनली के साथ केवल बट नहीं आएगा, केवल बट नहीं आएगा, बट आल्सो। ठीक, तो इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब भी नॉट ओनली आएगा तो नॉट ओनली के साथ हम लोग बट आल्सो का प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला कंजक्शन, सिंस का मतलब होता है चूंकि, क्योंकि, एज का मतलब भी होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी होता है क्योंकि। अगर किसी सेंटेंस में सिंस, एज, बिकॉज सेंटेंस के शुरू में आया है, क्या आया है, शुरू में, ठीक है, तो अगर सिंस सेंटेंस के शुरू में आया है तो इसके साथ सो का प्रयोग नहीं होगा। एज का मतलब होता है क्योंकि, अगर एज सेंटेंस के शुरू में आया है तो इसके साथ सो का प्रयोग नहीं होगा। बिकॉज अगर सेंटेंस के शुरू में आया है तो इसके साथ सो का प्रयोग नहीं होगा। सो ही नहीं, सो नहीं आ सकता है, देयरफॉर नहीं आ सकता है, कोई भी कंजक्शन इसके साथ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए तो सिंस अगर वह सेंटेंस के शुरू में है तो इसके साथ सो देयरफॉर कुछ नहीं आएगा। एज शुरू में है तो सो देयरफॉर कुछ नहीं आएगा। बिकॉज शुरू में है तो इसके साथ सो देयरफॉर कुछ नहीं आएगा। बस इन सबको हटा के कामा लगाना है। क्या लगाना है, कामा, और कुछ नहीं करना है। एज ही इज वीक सो ही कुड नॉट वॉक, देखिए एज लिखा है तो एज के साथ सो नहीं लगेगा, बस यहीं पे कामा लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, सिंस ही इज, नहीं, ही वर्कड हार्ड लिख देता, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट, सो ही पास्ट। अब इस सेंटेंस में सिंस लिखा है, सिंस के साथ सो का प्रयोग नहीं होगा, बस यहीं पे कामा लगा दीजिए। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि सिंस के साथ, एज के साथ, बिकॉज के साथ सो, देयरफॉर किसी टाइप का शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अगर दिया है तो उनको हटा करके वहीं पर आप कामा लगा दीजिए। देखिए एक कंजक्शन है आपका हार्डली और स्कैर्सली। ठीक, बस इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है। हार्डली से, हार्डली के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग होगा, सॉरी, ठीक। स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग होगा। क्या होगा, व्हेन का प्रयोग। एग्जाम में अगर प्रश्न आया आपके तो हार्डली के साथ आपका देन शब्द दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, देन। तो हार्डली और देन एक साथ नहीं लगेगा, देन हटा के वहीं व्हेन करिए। ये स्कैर्सली रहेगा तो साथ में आगे देन दिया रहेगा, देन हटा के वहीं व्हेन करिए। बस याद रखिए कि हार्डली के साथ केवल व्हेन का प्रयोग होगा, ये स्कैर्सली के साथ केवल व्हेन का प्रयोग होगा। और कुछ दिया है तो उन सारे शब्दों को आपको हटा लेना है। ठीक है, जैसे देखिए ही
हैड हार्डली चलिए देखिए, अब ये सेंटेंस लिखा ही हैड हार्डली रीच्ड होम देन इट बिगैन टू रेन। यहां पे देखिए हार्डली दिया है ना, हार्डली, तो हार्डली की अगर सेंटेंस में दिख गया, ठीक, तो देखिए ये क्लास जहां जाकर के खत्म होगा, देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां पर के खत्म हो रहा है, ठीक है, तो हार्ड हटा के वहीं कामा लगा दीजिए। जो रूल हार्डली के लिए है वही रूल स्केर्सली के लिए, दोनों का अर्थ सेम होता है। जो अर्थ हार्डली का होता है बड़ी मुश्किल से, स्केर्सली का भी अर्थ होता है बड़ी मुश्किल से, दोनों का अर्थ सेम होता है, ठीक है, इसलिए हार्डली के साथ वेन लगता है तो स्केर्सली के साथ वेन लगता है। अगर यहीं पर मान लेते हैं स्केर्सली रहता, क्या रहता, स्केर्सली, तब भी हम लोग क्या करते, देन हटा कहीं पे कामा लगा देते। अब बाकी सेंटेंस में और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब कि अगर सेंटेंस में हार्डली दिया है तो आगे वेन आना चाहिए, क्या कामा बता दिया, गलत है। हार्डली के साथ देन नहीं लगेगा, वेन लगेगा, क्या लगेगा, वेन। उसी तरह से स्केर्सली अगर दे दिया तो स्केर्सली के साथ भी आपका वेन ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के हार्डली और स्केर्सली दिखा तो आगे वेन आना चाहिए, वेन दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो देन कामा कुछ भी दिया हो उसको हटा के वहीं पर वेन का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, एक चीज। दूसरा, हार्डली और स्केर्सली में एक चीज का और ध्यान रखना है कि हार्डली यहां पर देखिए बीच में लिखा है, ठीक है, और स्केर्सली कहां लिखा, सेंटेंस के बीच में। हो सकता है कि ये सेंटेंस के शुरू में भी आ जाए, मतलब हार्डली और स्केर्सली को सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को शुरू में भी। तो याद रखिए हार्डली और स्केर्सली अगर सेंटेंस के शुरू में जाएगा, ठीक है, ये इधर तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए ये सेंटेंस, ये ऊपर ये जो सेंटेंस लिखा ही हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट बिगैन टू, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, हार्डली के साथ व्हेन होना चाहिए, व्हेन दिया है। इसी सेंटेंस को अगर हम चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इस हार्डली को उठा के सेंटेंस के शुरू में यहां भी लिख सकते हैं। तो देखिए हार्डली को ही के पहले ला दिया तो हार्डली, ठीक है, ही के हार्डली, फिर ये ही हो गया ना, ये हार्डली पहले ला दिया। अब ये जो रूल हार्डली के लिए है वही रूल आप का स्केर्सली के लिए है, ठीक है। देखिए हार्डली और स्केर्सली दोनों निगेटिव शब्द होता है, दोनों निगेटिव शब्द होता है। और इंग्लिश में एक रूल चलता है, यहां पर देखिए सेंटेंस के शुरू में क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के पहले कोई निगेटिव शब्द नहीं दिया है। लेकिन इंग्लिश में एक रूल चलता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले अगर कोई निगेटिव शब्द आ गया है, सब्जेक्ट के पहले कोई निगेटिव शब्द, हार्डली, स्केर्सली, नो, नॉट, नेवर, कोई भी, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले अगर कोई निगेटिव शब्द आ गया तो उसके आगे की रचना इंट्रोगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंट्रोगेटिव। इसको इन्वर्जन ला कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्जन ला। इन्वर्जन का मतलब होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस लिखा है, अगर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट अगर ऐसे कर दिया गया, ठीक है, तो यही इन्वर्जन है, ठीक है। हम लोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं वो इन्वर्जन होता है, क्या होता है, इन्वर्जन। तो अब आ गया कि इन्वर्जन का रूल लागू कब होता है, इन्वर्जन का प्रयोग कब हमको करना रहता है, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले कोई निगेटिव शब्द आ जाए, मतलब सब्जेक्ट की शुरुआत निगेटिव शब्द से हो, जैसे नॉट, नो, स्केर्सली, हार्डली, नो सूनर, ठीक है, सब्जेक्ट के शुरू में अगर निगेटिव शब्द आ गया तो आगे की रचना हम इंट्रोगेटिव कर लेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए ये हार्डली बीच में है, यहां इंट्रोगेटिव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर हार्डली सेंटेंस के शुरू में आ गया, अब ये वाली रचना इंट्रोगेटिव हो जाएगी, ये आपका सेंटेंस गलत है। सही कैसे होगा, इसको यहां कर दीजिए, अभी सही हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका हार्डली, ठीक, हैड को इधर लाइए, हार्डली हैड ही, ठीक, रीच्ड
बाकी सब आपका सेम रहेगा और कुछ नहीं करना है। बस दो चीज ध्यान रखिए, हार्डली या स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली सेंटेंस के बीच में हो चाहे शुरू में, साथ में उसके व्हेन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? व्हेन। एक। दूसरा, हार्डली स्केर्सली बीच में है तो इंट्रोगेटिव की रचना नहीं लेगा, लेकिन हार्डली और स्केर्सली सब्जेक्ट के शुरू में चला गया तो आगे की रचना वो इंट्रोगेटिव लेगा, इन्वर्जन लेगा। ठीक है, चले। अब ये इन्वर्जन वाला रूल केवल हार्डली स्केर्सली के लिए नहीं है, और भी है, मैं वो भी बता देता हूं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में हम बताएं कि नॉट ओनली के साथ हम लोग बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, तो देखिए नॉट ओनली दिया, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? बट आल्सो। देखिए लिखा, ही नॉट ओनली प्लेज बट आल्सो सिंग, वह ना केवल खेलता है, नॉट ओनली इसके साथ बट आल्सो। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक, लेकिन अब यहां नॉट ओनली सेंटेंस के कहां लिखा? बीच में। अगर हम चाहें तो इस नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरू में यहां भी लिख सकते हैं। तो अगर नॉट ओनली को यहां ही के पहले लेकर आते हैं, नॉट ओनली हो गया। अब आएगा ही, नॉट ओनली ही प्लेज बट आल्सो सिंग्स। ठीक, अब देखिए यह जो ये ऊपर लिया वही नीचे लिखा, बस अंतर यह है कि नॉट ओनली को हमने उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दिया। अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली आया है, जिसमें नॉट निगेटिव शब्द है। क्या है? निगेटिव। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले कोई निगेटिव शब्द आ गया तो आगे की रचना इंट्रोगेटिव की होनी चाहिए। यहां इन्वर्जन लगेगा। क्या लगेगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जो ये ही प्ले है, मतलब ये इसी को इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि यस लगा है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज, ही के साथ आपका डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। और ये आपका यस है। ठीक, अब ये जाकर के सेंटेंस सही हो गया। अगर हम ऐसे लिख दें इसको, नॉट ओनली ही प्लेज बट आल्सो सी, ये सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक, क्योंकि नॉट ओनली बीच में है, इन्वर्जन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब शुरू में चल गया तो यहां इंट्रोगेटिव होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नहीं, इसीलिए गलत है। सही करिए, यहां आप लिखे डज। ठीक, और ये अब आपका सेंटेंस ये आपका सही हो गया। ठीक, उसी तरह से ये सेंटेंस देखिए गलत लिखा है, सब्जेक्ट के पहले नेवर। नेवर क्या है? निगेटिव शब्द। जब भी सब्जेक्ट के पहले निगेटिव शब्द आएगा, निगेटिव शब्द आएगा तो आगे की रचना इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस आपका गलत है, इसको सही करेंगे तो सब्जेक्ट के पहले यहां हेल्पिंग वर्ब लाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डज, डज नेवर डज ही गो। अब आपका सही हो गया। ठीक, अभी ये सेंटेंस वीडियो के शुरू में देखिए नो सूनर आया था, तो हमने क्या बताया था? नो सूनर के बाद इंट्रोगेटिव आता है। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। तो क्यों इंट्रोगेटिव आता है? देखिए सब्जेक्ट के पहले नो शब्द आ गया, नो क्या है? निगेटिव। तो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले अगर निगेटिव शब्द आ गया तो आगे की रचना इंट्रोगेटिव की हो जाए। क्या हो जाएगी? इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? सब्जेक्ट के पहले नो आ गया तो ये इन्वर्जन लेगा, मतलब इसको इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इंट्रोगेटिव बनाइए, यहीं पर सहायक क्रिया लाके लिखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड। सही करेंगे तो यहीं आप ला करके डिड जोड़ दीजिए। तो नो सूनर डिड ही, तब ये हो जाएगा आपका सी, ए लायन देन ही रैन अवे। अब आपका सेंटेंस शुरू हो गया। तो बस इतना याद रखिए कि कोई भी सेंटेंस जिसके शुरू में निगेटिव शब्द आ गया तो उसके आगे इन्वर्जन की रचना होगी, मतलब इन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना के लिखना पड़ेगा। देखिए ये एक बहुत अच्छा रूल है। अगर मान लेते हैं किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल शब्द आया है, अगर किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल शब्द आया हुआ है तो सबसे पहले आप ही चेक करिए कि जिस सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आया है वो सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। सेंटेंस चेक करिए। जैसे देखिए यहां पे डाउट शब्द आया है, ठीक, लेकिन ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। यहां पर भी डाउट शब्द आया है लेकिन ये सेंटेंस आपका निगेटिव है। तो पहले ये चीज ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आ गया तब पहले आप सेंटेंस चेक करिए कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है? क्यों? जैसा सेंटेंस रहेगा उसी के अनुसार कंजक्शन लगेगा। अब जैसे देखिए, अगर किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आ गया और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहां कंजक्शन
कंजक्शन के रूप में या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आ गया और वो सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तो आगे कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। मतलब कि डाउटफुल और डाउट दिया है तो इसके साथ में कंजक्शन इफ वेदर भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डाउट डाउटफुल के साथ इफ वेदर, सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डाउट डाउटफुल के साथ दैट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, लिखा है सी डाउट्स दैट दे विल हेल्प हर। तो डाउट लिखा है, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, इसमें देखिए नो नॉट कहीं नहीं दे, अफर्मेटिव है। तो अगर डाउट शब्द आया है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आगे कंजक्शन दैट नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा। या तो यहां पे इफ लगा लीजिए या तो आप वेदर लगा लीजिए, दोनों में से चाहे जो लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक, नीचे देखिए मोहन हैज नो डाउट, डाउट शब्द यहां आ गया तो चेक करिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो नो शब्द दिया, इसका मतलब सेंटेंस निगेटिव है। तो अगर सेंटेंस निगेटिव है, डाउट शब्द आ गया, निगेटिव है, तो आगे कंजक्शन इफ नहीं लगेगा, वेदर भी नहीं लगेगा। यहां इफ क्या है, गलत है, सही करिए, यहां पर दैट का प्रयोग करिए। बस एकदम छोटा सा बहुत ही प्यारा सा रूल है, इसको याद करिए। एक और रूल आके देखिए, देखिए एक शब्द होता है सच, सच के बाद हम लोग कंजक्शन के रूप में एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, सच के बाद कंजक्शन के रूप में हम लोग दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सच के साथ कब एज लगेगा, कब दैट लगेगा, तो ये देखिए, ये चेक करिए कि सच के बाद क्या दिया है। सेंटेंस में हो सकता है सच के बाद कोई नाउन दिया हो, और ये भी हो सकता है कि सेंटेंस में सच के बाद कोई वर्ब दिया है। तो अगर सेंटेंस में सच के बाद नाउन दिया है, सच के बाद नाउन दिया है, तो वहां केवल एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एज का। अगर सच के बाद वर्ब आ गया है, तब कंजक्शन के रूप में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, लिखा है सच गर्ल्स हु, सच दिया है तो सच के बाद यहां चेक करिए है क्या, नाउन है। तो सच के बाद अगर नाउन आ गया तो फिर हु नहीं लगेगा, वहां पर एज लगेगा, केवल एज लगेगा। ठीक, यहां पे चेक करिए, सच के बाद यहां वाज आ गया, वर्ब आ गया, तो सच के बाद अगर वर्ब आ गया तो फिर आगे कंजक्शन के रूप में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। दैट दिया है, ये सेंटेंस हमारा सही है। मतलब कि सच के साथ एज भी लग सकता है, सच के बाद दैट भी लग सकता है। ठीक, तो दैट लगेगा कि ये कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि सच के बाद क्या दिया है, नाउन दिया है कि वर्ब दिया है। सच के बाद अगर नाउन दिया है तो सच के साथ कंजक्शन एज लगेगा, सच के बाद अगर वर्ब दिया है तो सच के साथ कंजक्शन दैट लगेगा। अब उदाहरण में आप देख लीजिए, सच के बाद नाउन है इसलिए हु नहीं, ये हु कंजक्शन है तो हु नहीं, एज। सच के बाद यहां वर्ब है इसलिए यहां पे दैट। ठीक है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये भी। इस वीडियो का लास्ट रूल है, देखिए अगर किसी सेंटेंस में रादर शब्द दिया है तो रादर के साथ THEN देन का प्रयोग नहीं होगा, THAN इसका प्रयोग होगा। स्पेलिंग पे ध्यान रखिए, THEN है और THAN है, तो रादर के साथ THAN का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। वी वुड रादर डाई देन, देखिए ये रादर शब्द आ गया तो रादर आएगा तो वहां स्पेलिंग के THEN नहीं होगा, THAN होगा, THAN होगा। ठीक, तो वी वुड रादर डाई देन बेग। ठीक, इस वीडियो में हमने आपका कंजक्शन सारा कंप्लीट करके रख दिया। देखिए इस वीडियो और ये जो भी वीडियो हम आपको दिए हैं, ठीक है, ये आप किसी भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, SSC की तैयारी करते हो, NDA फोर्स किसी भी चीज की तैयारी करते हो, हर जगह आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया। देखने के लिए आपको थैंक यू।